तो वी आर हियर इन द इकोनॉमिक सीरीज़ और अभी हम बैंकिंग की बात करेंगे। ये दो वीडियो जिस पे ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये थर्ड वीडियो है। तो देखिए इसमें क्या है कि हम एनडीटीएल की बात करेंगे। सी इफ़ यू वांट टू study about CRR, SLR and repo rate, these all are linked with NDTL. So first you need to study about the NDTL, and now I am going to discuss about the basic concept of NDTL. And the NDTL is the full form of NDTL, like net demand. So you have to first see about the what is net demand. तो नेट डिमांड क्या होता है? नेट डिमांड मीन्स ऑन डिमांड, मीन्स अभी हमको जब भी ये पैसे डिमांड होंगे वो देने पड़ेंगे। बैंक के पास पैसे जमा होते हैं, यू नो द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स अबाउट द बैंकिंग सिस्टम। तो बैंक के पास कुछ पैसे जमा होते हैं और कभी वो पैसे मतलब अगर मैंने पैसे जमा किए तो वो मेरी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। सी व्हाट टाइप ऑफ मनी दैट हम कभी भी उसको कर सकते हैं, जैसे कि करेंट अकाउंट हो गया, ठीक, वन इज़ करेंट अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट एंड द अदर टाइप ऑफ करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और आपका डिमांड डिपॉजिट हो गया, डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि ये डिमांड की ही बात हो रही है कि तुरंत हमको चाहिए होता है। फिर आपका गारंटीज़ हो गया। सी एक पर्सन जो कि बैंक से लोन लिया, उसने अपनी प्रॉपर्टी का गारंटी दिया, वो प्रॉपर्टी को वापस से कुछ टाइम से के बाद से पैसे देके ले सकता है वो गारंटी। तो ये भी बैंक को अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है नेट डिमांड में, क्योंकि ये डिमांड कभी भी हो सकती है। डिमांड मीन्स ऑन डिमांड, मतलब कभी भी डिमांड हो सकती है, इसकी कोई फिक्स टाइम नहीं है। प्लस ओवर ड्यू, एफ डी आर और आर डी। एफ डी आर डी आपको पता है कि इसका कुछ टाइम होता है। सी अगर एफ डी आर डी का जो ओवर ड्यू हो गया, वो टाइम पूरा हो गया, तो वो भी आपका डिमांड में ही आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हो जाती हैं ये सारी आपकी डिमांड हो गई, नेट डिमांड। तो ये बैंक को अपने पास नेट डिमांड रखना पड़ता है, क्योंकि ये डिमांड कभी भी आ सकती है, लोग कभी भी मतलब डिमांड कर सकते हैं। प्लस टाइम लाइबिलिटीज़। टाइम लाइबिलिटीज़ में क्या होते हैं आपके? टाइम लाइबिलिटीज़ में वो कर सकते हैं कि जैसे कुछ मैच्योरिटी होती है कुछ पैसों की, जैसे कि एफडी होता है और आरडी होता है, इन सबों की मैच्योरिटी के बाद ही पैसे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद से कैश सर्टिफिकेट हो गया। फिर आपका स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपका टाइम लाइबिलिटीज़ होती है, कुछ टाइम के बाद से देना पड़ता है, ये टाइम लाइबिलिटीज़ आपके अंदर में आता है। तो आपका नेट डिमांड, नेट डिमांड में क्या हुआ कि ऑन डिमांड चाहिए होता है। टाइम लाइबिलिटीज़ में क्या होता है कि एक टाइम मैच्योरिटी के बाद से ये पैसे देने होते हैं। तो ये आपका एनडीटीएल का जो बेसिक चीज़ है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। एनडीटीएल में आपके और भी चीज़ें आ जाती हैं, अदर आपका डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ आ सकते हैं, जिसमें कि बैंक को ब्रांच एडजस्टमेंट करने में जो पैसे लगते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बैंकिंग के बहुत अंदर की चीज़ें होती हैं। उसके बाद से और इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, ये तो बैंक को वो चीज़ें हैं जो बैंक को देने पड़ते हैं, जो उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये वो चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे भी तो बैंक के पास होंगे जो उसके एसेट होंगे, तो इसमें से ये पूरा को ऐड करेंगे और इसमें माइनस करेंगे हम एसेट विद द बैंकिंग सिस्टम। जितने भी बैंकिंग के एसेट हैं उसको हम माइनस कर देंगे। ये पूरा नेट डिमांड, टाइम लाइबिलिटीज़, तो नेट डिमांड, टाइम लाइबिलिटीज़ को में से हम एसेट वाले चीज़ को माइनस करेंगे, तो आपका ये टोटल ये पैसा जो होता है ये बैंक को अपने पास, मतलब बैंक की लाइबिलिटी जो होती है इतना बैंक को पास, मतलब वो पैसा रखना ही पड़ता है, इसका कुछ पोर्शन। अब जितना भी चीज़ें रेट डिसाइड होता है, सीआरआर, एसएलआर, इसी एनडीटीएल पे ही डिसाइड होता है। तो हमने एनडीटीएल को पूरी तरह से समझ लिया कि एनडीटीएल एक्चुअली होता क्या है। तो एनडीटीएल क्या होता है कि नेट डिमांड, जो कि ऑन डिमांड पैसे की ज़रूरत है, टाइम लाइबिलिटीज़, इसके कुछ मैच्योरिटी के बाद से पैसे देने होते हैं, ये टाइम लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इसका क्या होता है, अब हम पहले सीआरआर की बात करेंगे। जब भी सीआरआर की बात होता है, देखिए इस टाइम पे क्या होता है कि सीआरआर में क्या होता है कि इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसको कैश के फॉर्म में, ऑलरेडी नाम में लिखा हुआ कैश, इसका मतलब ये बैंक रखेगी कैश के फॉर्म में। किसको देगी? ये आरबीआई को देगी। इसमें क्या होता है कि जैसे कि क्या बैंक जो पैसे जमा करती है, तो बैंक रन की कंडीशन कभी बने तो बैंक के पास पैसे देने के लिए हो अमाउंट इतना रखे बैंक अपने पास, इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बैंक कुछ भी काम मनमानी ना करे, तो उस पर चेक एंड बैलेंस लगाने के लिए जो आरबीआई है वो सीआरआर, एसएलआर, इन सब नॉर्म्स लेके आई है।
तो सीआरआर में क्या होता है कि कुछ परसेंटेज एनडीटीएल का, जो ये एनडीटीएल हम बात कर रहे थे, इसका कुछ परसेंटेज सी अभी या तो 4.50 हो सकता है, अभी चल रहा था कुछ टाइम पहले 4.50, तो ये रेट हो सकता है। तो ये परसेंटेज जो होता है ये रखना पड़ता है बैंक को अपने पास, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इस पे बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये जो परसेंट होता है, ये एनडीटीएल का जो परसेंट होता है, इस पे बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और ये बैंक इसको तो उधार दे नहीं सकती, क्योंकि ये बैंक को क्या करता है, अब बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है। ये सारे बैंक पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसमें बैंक को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसमें बैंक को प्रॉफिट नहीं हुआ। तो जब भी इसका रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका जब रेट बढ़ेगा, यानी कि अगर ये 4.50 इसका अगर रेट बढ़ा के 5% कर दिया गया, तो ये बैंकों को इससे नुकसान होता है। तो बैंक कभी भी इसके रेट को बढ़ने नहीं देना चाहेगी, बैंक चाहेगी कि इसका रेट हमेशा कम हो। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जहाँ पे होता है एसएलआर, ठीक है। एसएलआर आपका, एसएलआर को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है कि ये भी एनडीटीएल का कुछ अमाउंट होता है, रखना पड़ता है। एनडीटीएल का कुछ अमाउंट बैंक को परसेंटेज रखना पड़ता है, जैसे कि 18% था कुछ टाइम पहले, तो ये 18% बैंक को रखना पड़ता है। अब इसमें क्या फ़ायदा है, बैंक इस पैसों का अपने पास ही रखेगी। पिछली बार में सीआरआर में क्या था, ये कैश के फॉर्म में था, प्योर कैश के फॉर्म में, और ये आरबीआई के पास रखेगी। लेकिन एसएलआर में क्या था कि बैंक अपने ही पास रखेगी, प्लस ये इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जैसे कि इस एसएलआर 18% जो है पैसा, ये कैश के फॉर्म में नहीं रहेगा, इसको बैंक अगर चाहेगी तो ये सिक्योरिटीज़ में कहीं भी, मतलब जिसमें सिक्योरिटी हो गया, गोल्ड हो गया, कैश हो गया, किसी भी फॉर्म में ये इन्वेस्ट कर सकती है और अपने पास रिसिप्ट रख सकती है और आरबीआई को बता सकती है कि हमने 18% का ये इन्वेस्टमेंट करके अपने पास एसएलआर मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये भी एप्लीकेबल होता है सारे बैंक के पास। तो ये लिक्विड एसेट नहीं होता, ये लिक्विडिटी, मतलब कि ये आपका क्या होता है, ये प्योर कैश नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होता है। तो इससे बैंक को फ़ायदा ही होता है। तो अगर एसएलआर बढ़ रहा है, इसका मतलब बैंक को बेनिफिट होगा, बैंक क्योंकि उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो ये बेनिफिट होगा। अब हम रेपो रेट की बात करेंगे। सी रेपो रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए रेपो रेट क्या होता है कि ये जब भी बैंक को लोन उठाना पड़ता है, बैंक को अगर लोन लेना है तो वो किससे लोन लेगी, हम बैंक से लेते हैं। और बैंक किससे लोन लेती है, वो आरबीआई से लेती है। आरबीआई लोन देता है तो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, फ्री में तो लोन देगा नहीं, क्योंकि हम अगर बैंक से लेते हैं तो हमको भी इंटरेस्ट पड़ता है। तो आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो होता है आपका रेपो रेट। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए होता है। इसमें भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि ओवरनाइट भी होता है, रेपो रेट ओवरनाइट होता है। फिर एक टर्म रेपो होता है जो कि 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन का होता है। एक लॉन्ग टर्म का रेपो रेट होता है जो कि 1 से लेकर 3 साल तक का होता है। तो ये अलग अलग टर्म का होता है। अब इन्फ्लेशन में ये कैसे रोल प्ले करता है, अब इतना तो पता चल गया कि रेपो रेट का मतलब होता है जो आरबीआई से, अगर कोई बैंक है अगर आरबीआई से लोन ले रही है तो इसको रेपो रेट बोलेंगे। बदले में अगर आरबीआई से वो अगर लोन ले रही है तो क्या करेगी, जैसे एक बैंक है और ये आरबीआई है, ये इसको अगर लोन लेना है तो ये कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखेगी। तो ये अपना कुछ सिक्योरिटी जो होता है एज अ मोर्टगेज ये रखेगी आरबीआई के पास, ठीक है। तो और ये लोन मिल गया इसको आरबीआई से, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। यूजुअली ये 7 या 14 डेज़ का लोन लिया जाता है। अब ये इन्फ्लेशन में कैसे रोल प्ले करता है, सी अगर रेपो रेट बहुत कम है, सी अगर रेपो रेट है 4% का, इस 4% का है, यानी बैंक जो है बहुत ज़्यादा पैसे आरबीआई से ले लेगी और लोगों को कम रेट में पैसे देगी, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो बहुत ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू घट जाती है। मतलब रुपीज़ अगर बहुत ज़्यादा है तो वो उसकी वैल्यू घट जाएगी। सबके पास बहुत रुपीज़ होंगे तो वो, पहले लोग के पास कम पैसे थे तो वो कम खर्च करते थे, अब बहुत पैसे हैं तो वो बहुत खर्च करेंगे। इसका मतलब ये कि वो अब कोई चीज़ अगर 10 रुपये का है उसके लिए वो 15 रुपये भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जनरल मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो यानी पैसा जब मार्केट में बहुत ज़्यादा आता है तो महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो चलता है। तो मतलब अब इस महंगाई को रोकने के लिए क्या करेगी आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगी। अब रेपो रेट को बढ़ाने पे क्या होगा कि जो रेपो रेट का आपका जो पहले 4% था अब 5% हो गया। अब 5% होने से क्या होगा कि बैंक जो है वो कम लोन लेगी। अब बैंक जब कम लोन लेगी तो वो बैंक लोगों को भी कम लोन देगी, कुछ लोगों के पास तो पैसे कम आएंगे। अब जब लोग के पास पैसे कम आएंगे तो फिर लोग बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करेंगे, तो इन्फ्लेशन मेंटेन रहेगा।
जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, इकोनॉमी बहुत चलने लगे, तो वो रेपो रेट को कम कर देती है, फिर लोगों के पास बहुत पैसे आ जाते हैं। बट अगर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बात आती है तो रेपो रेट को बढ़ाया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जाए, मार्केट से पैसा हटाया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ चलता है आपका बेसिक रेपो रेट में। इसी का उल्टा रिवर्स रेपो होता है। रिवर्स रेपो में क्या होता है कि बैंक जो होती है वो देती है पैसे आरबीआई को। बैंक के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे आ गए तो वो आरबीआई को वापस से पैसे देती है, और आरबीआई जो होता है वो कम पैसे में, जितना रेपो रहेगा उससे वो लगभग यूजुअली 1.25% कमी होता है। जैसे कि रेपो पे अगर बैंक, अगर आरबीआई रेपो पे 5% पे अगर लोन दी है बैंकों को, तो रिवर्स रेपो पे अब आरबीआई पैसे लेगी बैंकों से, तो वो 5% जो था इसका -1.25% होता है, मतलब कमी होता है इसका। ठीक है, तो 4.75% के आसपास होगा ऐसा। ठीक है, ये होता है। तो हम लोग अब रिवर्स रेपो भी पढ़ लिए। अब बैंक रेट क्या होता है? देखिए बैंक रेट में क्या होता है, बैंक रेट भी आपका ये लोन ही के फॉर्म में होता है। जैसे बैंक रेट में यही होता है कि ये लॉन्ग टर्म का होता है, रेपो रेट के ही सिमिलर होता है, बस ये लॉन्ग टर्म का होता है। और अभी ये यूजुअली छोड़ दिया गया, पहले बैंक रेट को पॉलिसी रेट में लिया जाता था, बट अभी बैंक रेट की जगह पे रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट में लिया जाता है। अब इसको पेनाल्टी के लिए पीनल रेट लिया जाता है। जैसे कि अगर बैंक जो है अगर कोई भी चीज़ें अगर मेंटेन नहीं कर रही एनडीटीएल, तो उस पर पेनाल्टी जो लगता है वो बैंक रेट के हिसाब से ही लगता है। तो ये एक तरह से लॉन्ग टर्म का जो होता है, ये बैंक जो है वो लेती है लोन आरबीआई से, और ये यूजुअली जो होता है ये विदाउट कोलेट्रल होता है। और पहले ये आपका जो था ये पॉलिसी में यूज़ होता था, बट अभी जब रेपो रेट आ गया है तो ये पॉलिसी में यूज़ नहीं होता है और इसका यूज़ पीनल रेट में होता है। सी जैसे क्या होता है कि अभी ये लोग सीआरआर एसएलआर बैंक मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है, इस चीज़ को आरबीआई चेक करती है। कैसे चेक करती है आरबीआई? तो ये इसको फोर्टनाइटली लैग बोलते हैं। आपको देखिए इसमें क्या होता है कि जो अब हमेशा तो कर नहीं सकती है आरबीआई, तो ये एवरी फ्राइडे को चेक करती है, हर 2 वीक में। जैसे कि 2 वीक में आपका, जैसे कि अगर 2 वीक में हर फ्राइडे को चेक करेगी, 2 वीक में एक फ्राइडे को चेक करेगी आरबीआई कि बैंक जो है वो अपने एनडीटीएल का सीआरआर मेंटेन कर रहा है कि नहीं। मतलब यूजुअली आप ले लीजिए 15 दिन में एक बार जो है आरबीआई चेक करती है, और अगर वो नहीं मेंटेन किए हैं तो फिर वो वही बैंक रेट के हिसाब से जो पेनाल्टी लगता है वो लगता है। तो बैंक रेट का ही पेनाल्टी लगता है, उसी को पीनल रेट बोलते हैं। और पॉलिसी रेट अगर हो गया तो वो आपका रेपो रेट को ले लिया जाता है। तो ऐसे चलता है। तो मतलब अगर मेंटेन नहीं किया तो वो फोर्टनाइटली लॉग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर फ्राइडे को, मतलब 15 दिन पे यूजुअली 2 वीक में एक फ्राइडे को वो चेक किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो वे फिर ऐसे होता है। तो अभी हम एनडीटीएल की बात कर लिए, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, सीआरआर की बात किए, और एसएलआर की बात करिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो भी हो गया, बैंक रेट। तो हम लोग इतने कॉन्सेप्ट को समझे। अगर कहीं भी डाउट हो रहा है तो यू कैन कमेंट, एंड मैं उस पर अभी जो भी अपना अगर अगले वीडियो में उस पर सुधार करूँगा, अगर जो भी आपको दिक्कतें हो रही है। ठीक है।